दोस्तों नमस्कार। आज इस वीडियो में मध्यकालीन भारत का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे, जो महेश मनमाल की बुक NCERT वन लाइनर इससे लिया गया है। दोस्तों, भारत पर मुस्लिम आक्रमण। इसके पहले हर्षवर्धन के शासनकाल को इतिहासकारों ने अंतिम भारत का हिंदू सम्राट माना है हर्षवर्धन को, और उसके बाद कुछ राजपूत राजवंशों का उदय होता है और उसके बाद भारत पर मुस्लिम आक्रमण शुरू हो जाता है। दोस्तों, भारत पर आक्रमण करने वाले प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मूलतः कहाँ के निवासी थे? मूलतः ये अरब के निवासी थे। वर्ष 711 ईस्वी में भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण किसके नेतृत्व में किया गया था? तो उबैदुल्लाह के नेतृत्व में किया गया था। वर्ष 712 में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर को पराजित कर थट्टा के समीप स्थित देवल बंदरगाह को अपने अधिकार में ले लिया था। सिंध के क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने अंतिम विजय किस नगर पर प्राप्त की थी? तो अंतिम विजय मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान का प्राचीन नाम स्वर्ण नगरी पर उसने अंतिम विजय प्राप्त की थी। भारत में जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक कौन था? तो जजिया कर भी मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। दोस्तों, सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा किसका प्रचलन प्रारंभ किया गया था? तो सिंध क्षेत्र में अरबों द्वारा ऊँट पालन तथा खजूर की खेती, ये दो चीज़ का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। अरबों के पश्चात भारत में किन विदेशी आक्रमणकारियों का आगमन हुआ? तो अरब के बाद तुर्क आए, और तुर्क में गजनवी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो गजनवी वंश की स्थापना किया गया था अल्तपगीन गजनी के द्वारा। भारत पर प्रथम तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया? तो सुबुतगीन गजनी के द्वारा। गजनी दरअसल इनका राजवंश है, तो ये टाइटल लगाते हैं गजनी। अलप्तगीन के द्वारा तुर्की राजवंश की स्थापना किया गया, और तुर्की आक्रमण अलप्तगीन के बेटे सुबुतगीन के द्वारा किया गया। वर्ष 712 में भारत पर सर्वप्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण करने वाला कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। उससे पहले जो उबैदुल्लाह 711 ईस्वी में आक्रमण किया था, वो सफल आक्रमण नहीं माना जाता है। 712 में मोहम्मद बिन कासिम का आक्रमण सफल आक्रमण था। सुबुतगीन गजनी ने अपने आक्रमण के दौरान पश्चिमोत्तर भारत के किस हिंदू शाही शासक को पराजित किया था? तो जयपाल को पराजित किया था। पश्चिमोत्तर भारत यानी पंजाब का एरिया, तो जयपाल को पराजित किया था। महमूद गजनवी द्वारा वर्ष 1025 में सोमनाथ मंदिर पर किए गए आक्रमण के दौरान गुजरात का शासक कौन था? तो गुजरात का शासक उस समय भीम प्रथम था। महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1027 ईस्वी के मध्य 17 बार आक्रमण किया, और इस आक्रमण का मुख्य उद्देश्य भारत की धन संपदा को लूटना था, न कि साम्राज्य की स्थापना करना। तो जो गजनवी राजवंश, इसमें महमूद गजनवी आक्रमण किया था, उसका मेन उद्देश्य था भारत से अकूत संपत्ति को ले जाना, ना कि यहाँ पे साम्राज्य स्थापित करना। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? तो अलबर्नी। और अलबर्नी के द्वारा जो किताब लिखा गया है उसका किताबुल हिंद, और उतबी द्वारा किताबुल यामिनी। अलबर्नी और उतबी दो इतिहासकार आए थे महमूद गजनवी के साथ, और फिरदौसी आया था। फिरदौसी द्वारा लिखा गया था शाहनामा। तो अलबर्नी द्वारा किताबुल हिंद, और उतबी द्वारा किताबुल यामिनी, और फिरदौसी द्वारा शाहनामा। महमूद गजनवी के पश्चात मोहम्मद गौरी द्वारा भारत पर प्रथम आक्रमण किस वर्ष किया गया? तो वर्ष 1175 में। कहाँ? मुल्तान। मोहम्मद गौरी था कौन? मोहम्मद गौरी था तुर्क। मोहम्मद गौरी को वर्ष 1178 ईस्वी में अनिलवाड़ा यानी पाटन पर आक्रमण करने के दौरान किसके द्वारा पराजित किया गया? तो भीम द्वितीय द्वारा। भीम द्वितीय का नाम एक और नाम मूलराज था। तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध किसके मध्य लड़ा गया? तराइन का प्रथम एवं द्वितीय युद्ध लड़ा गया मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज तृतीय यानी पृथ्वीराज चौहान के बीच। तराइन का युद्ध, प्रथम युद्ध वर्ष 1191 में लड़ा गया। इसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ, लेकिन द्वितीय सन 1192 में लड़ा गया, और इसमें मोहम्मद गौरी विजय हुआ और पृथ्वीराज चौहान की हार हुई।
मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के शासक जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया? सॉरी, तो जयचंद को चंदावर के युद्ध में पराजित किया सन 1194 ईस्वी में। तराइन के द्वितीय युद्ध में जयचंद की गद्दारी के कारण ही पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। मोहम्मद गौरी के साथ भारत आने वाले प्रसिद्ध सूफी संत कौन थे? तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के द्वारा बनवाई गई थी? तो मोहम्मद गौरी के द्वारा। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा ही चिश्ती संप्रदाय का स्थापना किया गया था भारत में, और इनका मुख्य केंद्र अजमेर था। बख्तियार खिलजी मोहम्मद गौरी का एक साधारण दास था जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त की, और इसने अपने आक्रमण के दौरान ही नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया। दोस्तों, बख्तियार खिलजी का मकबरा बिहार के बख्तियारपुर में आज भी स्थित है, बिहार शरीफ में, सॉरी। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात उसके साम्राज्य पर किन 3 गुलामों द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात यालदौज, कुबाचा और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 3 उनके गुलाम थे, उसके द्वारा नियंत्रण स्थापित किया गया था। भारतीय जनता के लिए हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अरबों द्वारा किया गया था। हिंदू शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो अरबों के द्वारा, भारतीय जनता के लिए। अब दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत का काल 1200 से 1526 ईस्वी तक है। इसमें सर्वप्रथम गुलाम वंश। गुलाम वंश में कुल 11 शासक हुए, जिसमें मोहम्मद गौरी गुलाम वंश, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी तक, और इसकी राजधानी लाहौर थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उत्तराधिकारी आराम शाह 1210, आराम शाह के बाद इल्तुतमिश 1210 से 1236, इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह 1236, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ शाह के बाद रज़िया सुल्तान 1236 से 1239, रज़िया सुल्तान के बाद मुइनुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242, बहराम साहब के बाद मसूद शाह 1242 से 1246, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद 1246 से 1265, उसके बाद नसरुद्दीन महमूद के बाद बलबन 1265 से 1287, बलबन के बाद मोहिउद्दीन कैकुबाद 1287 से 1290, उसके बाद क्यूमर्स 1290। इसके बाद खिलजी वंश में 5 कुल शासक हुए। खिलजी वंश का पीरियड शुरू होता है 1290 से और 1320 तक। उसके बाद तुगलक वंश में कुल 9 शासक 1320 से यहाँ 1398 तक। और यहाँ पे सैयद वंश का 4 शासक खिज्र खां, इसका संस्थापक 1414 से 1451 तक। और उसके बाद लोधी वंश में 3 शासक 1451 से 1526 तक। इसमें सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड तुगलक वंश का था, जिसमें 1320 से 1398, 1400 नसरुद्दीन महमूद शाह 1413 तक। इसमें सबसे लंबा पीरियड था तुगलक का। अब दिल्ली पर शासन करने वाले कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी व बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुबी, इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी वंश की स्थापना की थी। अब आइए गुलाम वंश 1206 से 1290 तक। गुलाम वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। 25 जून 1206 को कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक किस स्थान पर किया गया? तो लाहौर के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने साम्राज्य की राजधानी किसे घोषित किया? तो लाहौर को। भारत में तुर्की राज का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने कभी सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की। इसने केवल मलिक और सिपह सलार की उपाधि ही धारण किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को उदारता तथा अत्यधिक दान देने के लिए कौन सी उपाधि दी गई थी? तो लाख बख्श की। अत्यंत सुरीली आवाज़ में कुरान पढ़ने के कारण ऐबक को किस उपाधि से नवाजा गया था? तो कुरान ख्वां के नाम से, इस उपाधि से इसको नवाजा गया था। भारत में प्रथम मस्जिद कुब्बत उल इस्लाम की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का निर्माण प्रारंभ करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कब हुई? तो वर्ष 1210 में चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण लाहौर में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात उसके पुत्र आराम शाह को अबदस्त कर गुलाम वंश का अगला शासक कौन बना? तो इल्तुतमिश। दरअसल आराम शाह एक निर्बल शासक था। इल्तुतमिश सुल्तान बनने से पूर्व किस प्रांत का सूबेदार था? तो बदायूं का सूबेदार था। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाई तथा बगदाद के खलीफा से सुल्तान की उपाधि प्राप्त की। इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क गुलामों को मिलाकर एक दल का गठन किया जिसे कहा जाता था तुर्कान चहलगानी यानी 40 दल। अब मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर किसके शासनकाल में आया था? तो इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता व्यवस्था का प्रारंभ की और इक्ता एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ है क्या? भूमि को लेने वाला इक्तादार। भूमि को जो लेता था इक्तादार उसे इक्तादार कहते थे और उस प्रथा को इक्ता प्रथा कहते थे। वर्ष 1236 में दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठने वाली प्रथम व अंतिम मुस्लिम महिला शासिका कौन थी? तो रजिया सुल्तान। रजिया के सुल्तान बनने के पश्चात गुलाम याकूत को किस पद पर नियुक्त किया गया था? तो अमीर आखुर यानी अशोशाला का प्रधान। रजिया सुल्तान के विद्रोही अमीरों ने रजिया की हत्या करवाकर किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो बहराम शाह को। और बहराम शाह के कार्यकाल में नायाब मुमालिकत पद का सृजन किया गया जिसका संपूर्ण अधिकार निहित होते थे और इस पद पर सर्वप्रथम किसको बैठाया गया? एतगीन को नियुक्त किया गया। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने बलबन को नायाब मुमालिकत पद पर नियुक्त किया? तो नसरुद्दीन महमूद। नायाब मुमालिकत पद जो संपूर्ण अधिकार इसी के पास होते थे जो इस पद पे बैठता था। बलबन को उलूग खां की उपाधि किसने प्रदान किया? तो नसरुद्दीन महमूद ने। दिल्ली का सुल्तान बनने के पश्चात तुर्कान चहलगानी को किसने समाप्त कर दिया? तो बलबन ने। जो इल्तुतमिश के द्वारा 40 सरदारों का एक दल जो स्थापित किया गया था उसको बलबन ने समाप्त कर दिया। अपने विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन करने वाला सुल्तान कौन था? तो बलबन। अब बलबन ऐसा प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उसने राजत्व को नियामते खुदा यानी ईश्वर द्वारा प्रदत्त तथा राजा को जिले लाए ईश्वर की छाया कहा। और सिजदा एवं पेबोज प्रथा को अपने दरबार में प्रारंभ कौन किया? तो बलबन। बलबन ने किस नाम से एक सैन्य विभाग की स्थापना की? तो दीवाने अर्ज के नाम से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो शमसुद्दीन क्यूमर्स। नसरुद्दीन महमूद एक शांत स्वभाव वाला व्यक्ति था और इतिहासकार सिराज ने इसे दिल्ली का आदम सुल्तान कहा है। नसरुद्दीन महमूद को दिल्ली का आदम सुल्तान कौन कहा है? तो इतिहासकार सिराज। खिलजी वंश। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक। गुलाम वंश के पश्चात 1290 में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। रक्त और लौह की नीति को त्याग कर शासन के उदार नीति का अनुसरण करने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। वर्ष 1296 में कड़ा मानिकपुर में जलालुद्दीन की हत्या किसने की? तो अलाउद्दीन खिलजी उसके भतीजे ने। अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम क्या था? तो अली गुसर्ब। जलालुद्दीन की हत्या के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने अपना राज्याभिषेक कहाँ करवाया? तो बलबन के लाल महल में। अलाउद्दीन एक साम्राज्यवादी शासक था और वह विश्व विजय प्राप्त करने के साथ साथ एक नए धर्म की स्थापना भी करना चाहता था। राज्याभिषेक के पश्चात सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण किया था अलाउद्दीन खिलजी ने। सुल्तान बनने के पश्चात अलाउद्दीन ने प्रथम आक्रमण किस शासक पर किया था? तो रायकर्ण पर। रायकर्ण कहाँ का शासक था? गुजरात का शासक था। अलाउद्दीन का सेनापति मलिक काफूर गुजरात विजय के दौरान नुसरत खां द्वारा 1000 दिनार में खरीदा गया था, इसीलिए उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता है। मलिक काफूर कौन था? अलाउद्दीन का सेनापति था। वर्ष 1303 में अलाउद्दीन के द्वारा चित्तौड़ पर आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो वहाँ के शासक थे राणा रतन सिंह। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को पार कर दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था?
तो अलाउद्दीन खिलजी। विंध्य पर्वत को पार करके आक्रमण किया था दक्षिण भारत में। अलाउद्दीन को दक्षिण अभियानों का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। तेलंगाना यानी वारंगल के शासक प्रताप रुद्र देव द्वितीय ने मलिक काफूर को विश्व प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा भेंट किया था, और जिसे मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी को भेंट किया था। अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण भारत का अभियान देखिए। देवगिरी पर 1307 ईस्वी में आक्रमण किया था, वहाँ का शासक था रामचंद्र देव, और अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर। और वारंगल में किया था 1309 में, वहाँ का शासक प्रताप रुद्र देव, और अभियान का नेतृत्व किया था मलिक काफूर। द्वार समुद्र में वीर बल्लाल तृतीय, अभियान का नेतृत्व मलिक काफूर वर्ष 1310 में। और अंतिम पांड्य पर, और शासक वहाँ का वीर पांड्य, अभियान का नेतृत्व किया मलिक काफूर वर्ष 1311 में। मलिक काफूर द्वारा सर्वप्रथम किस दक्षिण भारतीय राज्य पर आक्रमण किया? तो देवगिरी पर 1307 में, और अंतिम 1311 में पांड्य पर। दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने नगद वेतन के साथ अस्थायी सेना का संगठन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन द्वारा सेना में भ्रष्टाचार रोकने के लिए कौन सी योजना अपनाई गई थी? तो घोड़ों को दागने की प्रथा तथा हुलिया लिखने की प्रथा। चराई कर और गृह कर यानी शॉर्ट में घरी चरी कर लगाने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने स्वयं को क्या खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी। घोड़े के नाल के आकार को मेहराब, यहाँ पे खलीफा, स्वयं को खलीफा घोषित किया था मुबारक खिलजी। खलीफा। अलाउद्दीन द्वारा सैनिकों को सबसे मूल्यों पर वस्तुओं को प्रदान करने के लिए बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई गई थी। बाजार नियंत्रण की नीति अपना के अपने सैनिकों को सस्ते दाम पर वस्तुओं को मुहैया कराता था, और इसकी अवहेलना करने वाले को जितना कम देता सामान उतना ही उससे काट कर मांस तौल कर लिया जाता था। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण अधिकारी कौन कौन थे? बरीद ए मंडी ये विभाग था, और इसका अधिकारी था बाजार निरीक्षक। सहना ए मंडी, इसका भी अधिकारी बाजार निरीक्षक। दीवान ए रियासत, इसका अधिकारी बाजार नियंत्रक। और मनहयान, इसका अधिकारी गुप्तचर। इसके 4 विभाग थे बाजार नियंत्रण के। पद्मावत जो मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, उसके अनुसार अलाउद्दीन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, और रानी पद्मावती ने वहाँ जौहर कर लिया था। अब खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश 1320 से 1414। 1320 ईस्वी में तुगलक वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो गयासुद्दीन मुहम्मद तुगलक यानी गाजी मलिक के द्वारा। सल्तनत काल में नहरों का निर्माण तथा डाक व्यवस्था का आरंभ करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? तो गयासुद्दीन तुगलक। किस सूफी संत के साथ गयासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे? तो निजामुद्दीन औलिया के साथ। बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने आदेश दिया था कि उसके दिल्ली पहुंचने से पहले ही औलिया दिल्ली छोड़ दें। तो इस संदर्भ में निजामुद्दीन औलिया ने क्या बोला था सुल्तान के विषय में कि हनूस दिल्ली दूरा अस्ता, यानी दिल्ली अभी दूर है, और दिल्ली पहुंचने से पहले ही गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो गई थी। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक को इतिहासकार पागल बादशाह भी बोलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य देखिए। पहला योजना इसका था राजधानी परिवर्तन का, जो 1326 और 27 में हुआ था। कहाँ? तुगलक ने देवगिरी का नाम दौलताबाद रखकर उसे सल्तनत की राजधानी बनाया। दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी उसने स्थानांतरित की, और यह योजना सफल रही। 1335 ईस्वी में पुनः दिल्ली को राजधानी बनाया। दरअसल ये जो भी काम करता था, इसकी योजना तो ठीक थी, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, उसको लागू करने में इसके अधिकारियों की रुचि नहीं रहती थी, जिसके कारण इसकी योजना असफल हो जाती थी। दूसरा इसका योजना था दोआब में कर वृद्धि, और यह योजना भी असफल रही, क्योंकि 1327-28 में उस समय वहाँ अकाल पड़ गया, और इसके कारण जनता कर नहीं दे सकी।
तीसरा इसका था सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन, ये 1330 ईस्वी में। तो चांदी की कमी का सामना करने के लिए सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया, किंतु नियंत्रण के अभाव में यह योजना भी असफल रही। इसमें घर घर टकसाल खुल गए थे और घर घर मुद्रा छपने लगी थी, जिसके कारण यह असफल रहा। चौथा था खुरासान का अभियान 1336 से 37 में। खुरासान पर विजय प्राप्त करने के लिए तुगलक ने 3,70,000 सैनिकों का गठन करके उन्हें 1 वर्ष का अग्रिम वेतन प्रदान कर दिया था। अब था कराची अभियान 1337 से 1338 में। तुगलक ने खुसरो मलिक के नेतृत्व में 1 लाख सैनिकों को भेजा, किंतु मौसमी दशा खराब होने के कारण ये योजना भी असफल हो गया। तो इसका जितना भी योजना था वो सब असफल हो गया। अब कृषि के विकास हेतु अमीर कोही नामक नया विभाग मोहम्मद बिन तुगलक ने शुरू किया था। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। इब्न बतूता जो मोरक्को का निवासी था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में आया था। रेहला नामक पुस्तक की रचना कौन किया था? तो इब्न बतूता। मोहम्मद बिन तुगलक के काल में ही सल्तनत से विद्रोह कर 1336 में हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की और 1347 में हसन गंगू ने बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। ये सब दक्षिण भारत के राजवंश हैं। होली के त्यौहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक। किस जैन संत के साथ मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध घनिष्ठ थे? तो जीन प्रभा सूरी के साथ। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु किस अभियान के दौरान हुई थी? तो सिंध अभियान 1351। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ किसके द्वारा लाए गए दिल्ली? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका पुत्र फिरोज शाह तुगलक शासक बना था। सबसे अधिक गुलाम किस सुल्तान के दरबार में थे? तो फिरोज शाह तुगलक के दरबार में। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो फिरोज शाह तुगलक। हर्क ए सर्ब नामक सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक। हर्क ए सर्ब ये था सिंचाई कर। फिरोज शाह के शासनकाल में स्थापित विभाग देखिए। दीवान बंदगान। दीवान बंदगान दासों की देखरेख के लिए था और दीवान इस्तिहाक था पेंशन देने के लिए। दीवान खैरात था असहाय लोगों की मदद के लिए। दिल्ली सल्तनत के तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद के शासनकाल में मध्य एशिया के महान सेनानायक तैमूर ने वर्ष 1398 में भारत पर आक्रमण किया था। तैमूरलंग 1398 में, जिसने दिल्ली में भारी तबाही मचाई थी। उसके बाद आता है सैयद वंश। सैयद वंश 1451 और लोधी वंश 1451 से 1526। 1414 में दौलत खां को पराजित कर खिज्र खां ने किस वंश की स्थापना की? तो सैयद वंश की स्थापना की। रैयत आला की उपाधि किस धारण करने वाला कौन सा शासक था? तो खिज्र खां। सल्तनत काल में शासन करने वाला एकमात्र शिया कौन था? ये सैयद वंश था जो एकमात्र शिया था, बाकी सब सुन्नी थे। मुस्लिम में शिया सुन्नी होता है वो सब। सैयद वंश का सबसे योग्य शासक मुबारक शाह था और इसने तारीख मुबारक शाही के लेखक याहिन बिन अहमद सरहिंदी को संरक्षण प्रदान किया था। तारीख मुबारक शाही के लेखक कौन है? तो यहिया बिन अहमद सरहिंदी। दिल्ली सल्तनत में प्रथम अफगान राज के रूप में लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? बहलोल लोधी के द्वारा। लोधी वंश के शासक देखिए बहलोल लोधी। शासनकाल 1451-1489। सिकंदर लोधी 89 से 1517 और इब्राहिम लोधी 1517 से 1526, जो पानीपत के प्रथम लड़ाई में बाबर के द्वारा मारा गया। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों में किसने सर्वाधिक समय तक शासन किया? तो बहलोल लोधी 38 वर्ष तक सर्वाधिक शासन किया। ये सुल्तानों में है, लेकिन राजवंश में सबसे ज़्यादा तुगलक होगा। किस सुल्तान के बारे में अब्दुल्लाह ने अपनी पुस्तक तारीख़ दाऊदी में लिखा है कि जब वह अपने सरदारों के साथ मिलता था तो कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था? तो बहलोल लोधी के बारे में। किस सुल्तान ने आगरा नगर की स्थापना कर उसे अपनी राजधानी बनाई? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने भूमि के माप के लिए किस पैमाने का प्रयोग किया था? तो गजे सिकंदरी का। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला लोधी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी ने मुस्लिमों में प्रचलित अनेक कुप्रथाओं जैसे मुहर्रम पर तजिया निकालना, महिलाओं को
और पीरों को मज़ार पर जाना और उनकी याद में जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया था। और सिकंदर लोदी दिल्ली सल्तनत में वंशों में सर्वाधिक शासन तुगलकों का तथा न्यूनतम शासन खिलजी वंश का था। पहले ही बताएं कि तुगलक का सबसे ज़्यादा शासनकाल था और सबसे न्यूनतम शासन खिलजी वंश का था। भारतीय संगीत पर प्रथम फारसी ग्रंथ लज्जत ए सिकंदर शाही की रचना किसके कार्यकाल में की? तो सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी खुद कविताएं लिखता था और किस उपनाम से? गुलरुखी उपनाम से। लोदी वंश के साथ साथ दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम सुल्तान था और लोदी वंश का भी अंतिम सुल्तान था। वर्ष 1518 में लड़े गए खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने पराजित किया? तो महाराणा सांगा यानी राणा सांगा ने। खतौली के युद्ध 1518 में। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने किसे पराजित किया? तो इब्राहिम लोदी को 1526 में। किस सुल्तान की मृत्यु के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो इब्राहिम लोदी के। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जो रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुआ था। भारत में पोलो खेलने का प्रचलन किसके शासनकाल में शुरू हुआ? तो तुर्कों के शासनकाल में। पोलो या चौगान सल्तनत काल में, जिससे ये पोलो खेलने से घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में हुआ था। सल्तनत काल में दस्तार बंदान किसे कहा जाता था? तो उलेमा को। उलेमा मुस्लिम धर्मगुरु होते थे, उसे दस्तार बंदान कहा जाता था। किस भारतीय में संगीत यंत्र तबला एवं सितार का प्रचलन किया था? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने तबला और सितार का प्रचलन किया था। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? तो अमीर खुसरो को। फिरोज शाह तुगलक ने लगभग 300 नगरों की स्थापना की, जिसमें फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजाबाद शामिल हैं। 300 नए नगर की स्थापना किया था फिरोज शाह तुगलक ने, और उसमें महत्वपूर्ण है फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर और फिरोजा। आइए बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब और किसने की थी? तो वर्ष 1336 में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? तो बुक्का प्रथम ने। अभिलेखों में विजयनगर के किस शासक को पूर्वी, पश्चिमी व दक्षिणी सागरों का स्वामी कहा गया है? तो बुक्का प्रथम को कहा गया है। हरिहर ने विजयनगर यानी हम्पी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया और विजयनगर के जो अवशेष हैं वह अभी भी हम्पी में विद्यमान हैं। विजयनगर का पहला शासक कौन था जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था? तो हरिहर द्वितीय था। प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो हम्पी में अवस्थित है। विजयनगर के राजा कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा का युद्ध किसके साथ किया? तो कुली कुतुब शाह के साथ किया। देखिए वंश और उसके संस्थापक, तो संगम वंश का संस्थापक कौन था? तो हरिहर प्रथम। ईस्वी है 1336 से 1356 तक और अंतिम शासक था संगम वंश का विरूपाक्ष द्वितीय। सालू वंश का संस्थापक था सालू नरसिंह और इसका समय था 1485 से 1505 और अंतिम शासक था इमाडी नरसिंह। तुलु वंश का संस्थापक वीर नरसिंह, शासन 1505 से 1570 और अंतिम शासक सदाशिव राय। अराविडू का संस्थापक तिरुमल 1570 के बाद और रंगा तृतीय इसका अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? भू राजस्व थी। कृष्णदेवराय के दरबार में 8 तेलुगु कवियों को क्या कहा जाता था? तो अष्टदिग्गज कहा जाता था और अष्टप्रधान शिवाजी के दरबार में रहते थे। तालीकोटा यानी रस्सी तगड़ी का युद्ध कब हुआ? तो 1565 में हुआ। अब है कि विजयनगर साम्राज्य के राजवंश में कुछ विदेशी यात्रियों का भ्रमण हुआ था। कौन कौन थे? यात्री था निकोलो कांटी था कहाँ का? इटली का। किसके शासनकाल में आया था? तो देवराय प्रथम के शासनकाल में आया था। इसने विजयनगर शहर का विवरण दिया है अपने पुस्तक में। दूसरा था अब्दुल रजाक फारस का यात्री था और देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था और इसने विजयनगर सचिवालय का वर्णन किया है। पायस था पुर्तगाली यात्री और कृष्णदेवराय के दरबार में आया था और विजयनगर के शिल्प और व्यापार का वर्णन किया है। और एक बारबोसा पुर्तगाली यात्री था, यह भी कृष्णदेवराय के दरबार में आया था और सती प्रथा का वर्णन किया था। सीजर फ्रेडरिक पुर्तगाली था और सदाशिव राय के दरबार में आया था, विजयनगर का वर्णन किया था। नूनीज था
पुर्तगाली और अच्युत देवराय के शासनकाल में आया था और इसने सती प्रथा का उल्लेख किया था। निकितिन था रूसी यात्री और इसने मुहम्मद तृतीय के शासनकाल में आया था और विजयनगर को असमानता का वर्णन किया, विजयनगर के समानता का। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य को स्वर्णयुग था? तो तेलुगु साहित्य का स्वर्णयुग था। तेनाली रामन एक महान तेलुगु कवि थे। जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तो विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? तो वेंकटेश द्वितीय। वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना के समय विजयनगर साम्राज्य के राजा कौन था? तो वेंकट द्वितीय। अपनी मदुरा विजय की कृति में अपने पति के साथ विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री कौन थी? तो गंगा देवी। होयसलों की प्राचीन राजधानी द्वार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? तो हेल्बिड। विजयनगर की प्राचीन राजधानी का स्रोत किन खंडरों से मिलते हैं? तो हम्पी के खंडहरों से मिलते हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायन को आश्रय प्रदान किसने किया था? तो विजयनगर राजाओं ने सायन को आश्रय प्रदान किया था। अब राज्य संस्थापक और स्थापना वर्ष देख लीजिए। बरार राज का संस्थापक था फतेहुल्लाह इमाद शाह और 1484 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह 1489 में। अहमदनगर मलिक अहमद 1490 में। गोलकुंडा कुली कुतुब शाह 1512 में और बीदर अमीर अली बरीद 1526 में। अब है इमाद शाही राजवंश। इमाद शाही राजवंश की स्थापना हुआ था एलिचपुर और इसका राजधानी था और गाविलगढ़ इसका राजधानी था और 1574 में अहमदनगर में इसका विलय हो गया। और जो आदिल शाही राजवंश था वो जो बीजापुर का यूसुफ आदिल खां था उसको राजवंश का नाम था आदिल शाही राजवंश और इसकी राजधानी नौरसपुर थी और इसको औरंगजेब द्वारा मुगल साम्राज्य में 1686 में मिला लिया गया था। और अहमदनगर के निजाम शाही जो साम्राज्य था उसकी राजधानी थी जुन्नार या अहमदनगर और इसको शाहजहां द्वारा मुगल साम्राज्य में 1633 में मिला लिया गया था। और गोलकुंडा का जो कुतुब शाही राजवंश था उसकी राजधानी गोलकुंडा थी 1657 में औरंगजेब के द्वारा मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। और बिदर के राजवंश था बरीद शाही राजवंश की राजधानी बिदर थी और 1618 में बीजापुर में मिला लिया गया था। विजयनगर साम्राज्य 1336 से 1646 तक मध्यकालीन दक्षिण भारत का एक प्रमुख साम्राज्य था। 1336 से 1346 तक था। अब है दिल्ली सल्तनत में प्रशासन कैसा था? तो दीवान मुस्तखराज विभाग जो था इसकी स्थापना कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर और सुल्तान किस वर्ग के थे? तो तुर्क वर्ग के। दिल्ली सल्तनत में अधिकांश अमीर जो उच्च पद पर होते थे और सुल्तान तुर्क वर्ग के थे। फिरोज शाह तुगलक ने इस्लाम को धर्मांतरित किस व्यक्ति को अपना वजीर नियुक्त किया था? तो तैलंग ब्राह्मण खान ए जहाँ को। वो जो ब्राह्मण था खान ए जहाँ वो इस्लाम नहीं था और फिरोज शाह तुगलक ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया था। और विजारत का चरमोत्कर्ष किस राजवंश के अंतर्गत हुआ? विजारत यानी वजीर का पावर किस राजवंश के अंतर्गत सबसे ज़्यादा था? तुगलक राजवंश के अंतर्गत। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो चौधरी। हक ए सर्व कर किस पर लगाया जाता था? तो सिंचाई पर हक ए सर्व कर। इस्लामी शरीयत के अनुसार करों का प्रावधान किससे था? तो जजिया कर जो गैर मुस्लिम यानी हिंदुओं से लिया जाता था। जकात मुसलमानों से लिया जाता था, उनके आय का 2.5% या धार्मिक कर के रूप में लिया जाता था, स्वैच्छिक था कि आप दीजिए या नहीं दीजिए। खुम्स था लूट से प्राप्त धन और इसके 1/5 हिस्से को सुल्तान और 4/5 हिस्सों को सैनिकों में बांट दिया जाता था, लेकिन अलाउद्दीन के काल में केवल 1/5 हिस्सा सैनिकों को ही दिया जाता था। खराज था भू राजस्व जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था। और सिक्कों पर बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम किस शासक के शासनकाल में अंकित हुआ? तो अलाउद्दीन मसूद शाह के शासनकाल में अंकित हुआ था। इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में चांदी का टंका और तांबे का जीतल नामक 2 सिक्का चलवाया था। सल्तनत काल में फवाजिल का तात्पर्य क्या था? तो फवाजिल का तात्पर्य था इक़्तिदारों द्वारा सरकारी खजानों में जमा की जाने वाली अतिरिक्त राशि। जवाबित का संबंध किससे था? तो राजकीय कानून से। राजकीय कानून को क्या कहता था? जवाबित। दिल्ली सल्तनत में निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किसके शासनकाल में किया गया था? तो बलबन के शासनकाल में किया गया था। विभाग देखिए,
दीवान विजारत, दीवान विजारत जो था वो वित्त विभाग था। दीवान रियासत, रियासत था नियंत्रण विभाग। दीवान मुस्तक राज, मुस्तक राज था कृषकों से बकाया पे भू राजस्व वसूलना। और दीवान कोही था कृषि के विकास के लिए। दीवान कजा न्याय विभाग, दीवान कोही लाया था कौन? MBT मोहम्मद बिन तुगलक। दीवान इंसा पत्राचार विभाग। दीवान अर्ज सैन्य विभाग। दीवान रसालत विदेश विभाग। दीवान बरीद गुप्तचर विभाग। और दीवान बंदगान दास विभाग। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने इकता व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो इकता व्यवस्था इल्तुतमिश ने प्रारंभ की थी। और सल्तनत काल में केंद्रीय प्रशासन की संपूर्ण शक्ति किस में थी? तो सुल्तान में थी। सल्तनत काल में सुल्तान को सहायता प्रदान करने के लिए मंत्रिपरिषद किस नाम से जाना जाता था? तो मजलिस खलवत। इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए ख्वाजा नामक अधिकारी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती थी? तो बलबन के द्वारा किया जाता था इक्तादारों पर नियंत्रण स्थापित। सल्तनत काल में भू राजस्व की दर समानता कितनी होती थी? 20 से 25% तक होती थी भू राजस्व की दर। और सल्तनत काल के प्रमुख अधिकारी देखिए कौन कौन थे? आरिज मुमलिक, आरिज मुमलिक था सैन्य विभाग का प्रधान। बरीद मुमलिक गुप्तचर विभाग का प्रधान। सद्र उर सुदूर था धार्मिक विभाग का प्रधान। अमीर आखूर था सुसाला का प्रधान। सर जानदार था सुल्तानों के अंगरक्षक का प्रधान। और अमीर हाजिब था दरबारी शिष्टाचार के नियमों को लागू करने का प्रधान। दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर होता था और जिसके अधीन एक महालेखा परीक्षक यानी ऑडिटर जनरल अभी होता था। और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वजीर, इसका सबसे ज़्यादा पावर था तुगलकों के शासनकाल में। दिल्ली सल्तनत के स्थापत्य और कला देखिए, स्थापत्य और कला का साहित्य क्या था? तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी थी कौन था? फिरोज शाह तुगलक था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तूतीय हिंद के नाम से विख्यात अमीर खुसरो का जन्म पटियाली एटा जिले में हुआ था तथा वे कवि, इतिहासकार और संगीतज्ञ थे। भारत में कौन सा मकबरा जो सबसे पहले शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित हुआ? तो बलबन का मकबरा। किताब उल हिंद के लेखक का नाम क्या था? तो अलबर्नी। अमीर खुसरो किस भाषा की अग्रणी भूमिका निभाई? तो खड़ी बोली में। सल्तनत के काल के प्रमुख निर्माणकार देख लीजिए। कुतुब मीनार का निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद का निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। अढ़ादीन का झोपड़ा का निर्माता कुतुबुद्दीन ऐबक। सुल्तानगढ़ी का मकबरा का निर्माता इल्तुतमिश। इल्तुतमिश का मकबरा का निर्माता इल्तुतमिश। हौज शमशीदगाह के मकबरा का निर्माता इल्तुतमिश। बलबन का मकबरा बलबन। सीरी का किला अलाउद्दीन खिलजी। हौज अलाई अलाउद्दीन खिलजी। जमात खाना अलाउद्दीन खिलजी। हजार सितून अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। ओखा मस्जिद मुबारक शाह खिलजी। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक। और गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन और गयासुद्दीन का मकबरा मोहम्मद बिन तुगलक। और ग्रंथ देख लीजिए इस काल के और उसके लेखक का नाम संगीत राज, इसके लेखक का नाम राणा कुंभा। रागमाला, इसके लेखक पुंडरीक विट्ठल। ताजुल मासिर के लेखक हसन निजामी। तारीख़ ए दिल्ली, इसके लेखक खुसरो। तारीख़ मुहम्मदी, इसके लेखक मोहम्मद विहमद खान। तारीख़ हिंद, लेखक अलबर्नी। तारीख़ मुबारक शाही, याहिना बिन अहमद सरहिंदी। फतवा है जहांदरी, जियाउद्दीन बरनी। खजाइन उल फुतूह, अमीर खुसरो। तारीख़ फ़िरोज़ शाही, शम्स ए सिराज अफ़ीफ। तुगलकनामा, अमीर खुसरो। फुतूह के फ़िरोज़ शाही, फ़िरोज़ शाह। तारीख़ यामनी, उतबी। और तबक़ात नासिरी, मिनहाज उल सिराज। रेहला इब्न बतूता। किस पुस्तक में एक आदर्श मुसलमान शासन के गुणों का वर्णन किया गया है? तो फतवा ए जहांदरी में। फतवा ए जहांदरी में क्या किया गया है? आदर्श मुसलमान, जो फतवा जहांदरी किसके द्वारा लिखा गया है? तो जियाउद्दीन बरनी के द्वारा। और इसमें आदर्श मुसलमान के शासक के गुणों का वर्णन किया गया है। दिल्ली के सुल्तान को किस भाषा के संरक्षण प्रदान किया? तो फारसी भाषा को। और हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किस संगीत वाद्य यंत्र को माना जाता है? तो सितार को। सितार का आविष्कारक अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली में 7 सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अमीर खुसरो और निजामुद्दीन औलिया। नवीन फारसी काव्य शैली सबक के हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो अमीर खुसरो को सबक हिंदी नामक काव्य शैली
का जन्मदाता कहा जाता है। संगीत यंत्र तबला का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। और किस राजपूत शासक को संगीत पर एक पुस्तक की रचना की थी? तो राणा कुंभा ने। राणा कुंभा ने किस पुस्तक की रचना की थी? तो संगीत राज की। लाहौर पाकिस्तान को भारत में फारसी भाषा के प्रयोग व प्रसार के प्रथम केंद्र के रूप में जाना जाता है। फारसी भाषा का प्रयोग का प्रथम केंद्र कौन था? तो लाहौर था। अब आइए भक्ति और सूफी आंदोलन। तो सूफी संप्रदाय द्वारा उर्दू भाषा का प्रारंभ किया गया। सूफी संप्रदाय दो भाग में डिवाइड था, बासरा और बेसरा। बासरा इस्लामी कानून का समर्थक था, बेसरा इस्लामी कानून से मुक्त था। अब बासरा में संप्रदाय कौन कौन थे? तो चिश्ती सिलसिला, सुहरावर्दी सिलसिला, कादरी सिलसिला और नक्शबंदी सिलसिला। चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी से संस्थापक सिहराबुद्दीन सुहरावर्दी और कादरी का संस्थापक शेख अब्दुल कादिर जिलानी और नक्शबंदी के संस्थापक भारतीय प्रचारक कौन थे इसमें? ख्वाजा मोहम्मद बकी बिल्लाह बिरंग। अब चिश्ती का देखिए, चिश्ती दक्षिण भारत में कहाँ कहाँ फैला था और उत्तर भारत में कहाँ? दक्षिण भारत में बुरहान खान में और गेसुदराज, बुरहान खान हीन गरीब और गेसुदराज दक्षिण भारत में। और उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में इसके कौन कौन थे संत? ख्वाजा बख्तियार काकी और बाबा फरीद, ये सब उत्तर भारत में इसके संत हैं। और दक्षिण भारत के संत थे बुरहान और गेसुदराज। और उत्तर भारत के ख्वाजा बख्तियार काकी, बाबा फरीद और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो फरीद के ही शिष्य थे, और हजरत अलाउद्दीन साबिर, नसरुद्दीन चिरागे देहलवी, ये सब उत्तर भारत के प्रसिद्ध संत थे। अब भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो अलवार एवं नैनार संतों के द्वारा। और कबीर किसके शिष्य थे? संत रामानंद के। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्यतः क्या समानता है? यही समानता है कि दोनों का मानना है कि संसार दुखों से पूर्ण है। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो वैष्णव। और कबीर और धर्मदास के मत संबंधों का संकलन का शीर्षक क्या है? तो अमर मूल। कबीर और धर्मदास के बीच संवाद हुआ था, उसका संकलन का शीर्षक है अमर मूल। अब है चिश्ती सिलसिला के संस्थापक ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, सुहरावर्दी के जकारिया और कादरी के कादिर जिलानी, सत्तारी के अब्दुल सत्तारी और फिरदौसी के शेख बदरुद्दीन और नक्शबंदी के बाकी बिल्लाह। रामानुजाचार्य ने किस दर्शन का प्रतिपादन किया जिसमें ज्ञान से अधिक भक्ति को महत्वपूर्ण बताया गया है? तो विशिष्ट द्वैतावाद का। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका धर्म, संप्रदाय या जाति न पूछो, यह कथन किसका है? तो संत रामानंद का यह कथन है। कामरूप यानी असम में वैष्णव धर्म को किसने लोकप्रिय बनाया? तो शंकरदेव ने। शुद्ध अद्वैतावाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वल्लभाचार्य ने। भारत में भक्ति आंदोलन का पुनर्जन्म 15वीं से 16वीं शताब्दी में हुआ था। किस भक्ति संत ने स्वयं के संदेश के प्रचार हेतु सर्वप्रथम हिंदी भाषा का प्रयोग किया? तो संत रामानंद ने। बीजक के रचयिता कौन थे? तो कबीर थे। और संपूर्ण भारत में भागवत भगवान शिव की प्रतिष्ठा किसने की 12 ज्योतिर्लिंगों में? तो कि शंकर वो किए थे कौन? 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना भगवान शिव की। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो ननकाना साहिब तलवंडी जो अभी पाकिस्तान में है। प्रमुख उपाधियाँ और सूफी संत। चिराग देहलवी किसका उपाधि था? शेख नसरुद्दीन महमूद का। महबूब ए इलाही शेख निजामुद्दीन औलिया का उपाधि था। मुजद्दिद था शेख अहमद सरहिंदी का। और बंदा नवाज था सैयद मोहम्मद गेसुदराज का। गेसुदराज जो दक्षिण भारत के प्रसिद्ध चिश्ती संप्रदाय के संत हुए। दक्षिण भारत में शिव भक्तों को नैनार जिसमें 63 संत और विष्णु भक्तों को अलवार जिसमें 12 संत कहा जाता था। अब ये है भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन का ये मैप में कहाँ कहाँ लोकेशन है वो बताया गया है इसमें। दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन कहाँ कहाँ था वो इसमें बताया गया है। देखिए, दक्षिण भारत में विष्णु भक्त को क्या कहा जाता था? अलवार। और शिव भक्त को नैनार। विष्णु भक्त को अलवार, शिव भक्त को नैनार। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना किसके शासनकाल में थी? उस समय दिल्ली पर किस सुल्तान का शासन था? तो सिकंदर लोदी का। चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय संबंधित थे? तो वैष्णव संप्रदाय से। तुलसीदास किस शासक के समकालीन थे? तो अकबर और जहांगीर के।
कि सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है? तो फरीदुद्दीन गंज ए शंकर यानी बाबा फरीद के विचारों को आदि ग्रंथ में सिखों के धर्म ग्रंथ में शामिल किया गया है इनके विचार। मध्यकालीन भारत के संत रामानंद का जन्म वर्ष 1299 में प्रयागराज में हुआ था। ईस्टर त्यौहार के पीछे ईसाइयों की क्या भावना है? तो ईस्टर त्यौहार इसीलिए मनाया जाता है क्योंकि जब सूली पर ईसाइयों के जो मसीहा थे, ईसा मसीह उस दिन लटकाए गए थे, तो उस दिन उनका पुनर्जीवित हुआ था, पुनर्जन्म जो हुआ था, पुनर्जीवित हो गए थे। उसी के उपेक्षा में ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। भक्त तुकाराम किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो जहांगीर के भक्त तुकाराम मराठी संत थे और ये जहांगीर के समकालीन थे। भारत में चिश्ती सूफी मत को किसने स्थापित किया? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने। सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती की मान्यता यह थी कि संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का एक साधन है, इसलिए सूफी संत लोग संगीत को अधिक महत्व देते थे। ईश्वर केवल मनुष्यों के सद्गुण को ही पहचानता है तथा उनकी जाति नहीं पूछती, आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? तो गुरु नानक का है। रामचरितमानस नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो तुलसीदास हैं। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मज़ार कहाँ स्थित है? देवा शरीफ में, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? बाबा फरीद के शिष्य थे। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? हजरत निजामुद्दीन यानी दिल्ली में। सिखों के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में शेख फरीदुद्दीन गंज ए शंकर यानी बाबा फरीद सूफी संत के विचारों को संकलित किया गया है। प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती कहाँ निवास करते? तो फतेहपुर सीकरी यानी आगरा में। इसी के नाम पर अकबर ने अपने बेटे जहांगीर का नाम सलीम रखा था। शेख उल हिंद की पदवी किसे प्रदान की गई थी? तो शेख सलीम चिश्ती को। ईसा मसीह का जन्म कहाँ हुआ था? बेथलहम में, जो वर्तमान में फ़िलिस्तीन में है। ईसाइयों द्वारा गुड फ्राइडे इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था। और ईस्टर मनाया जाता है क्योंकि उसी दिन सूली पर से चढ़ाकर उस दिन वो जिंदा हो गए थे। सूफीवाद सिलसिले में कौन सा सिलसिला संगीत के विरुद्ध था? तो नक्शबंदी। बाकी सभी सिलसिला संगीत के समर्थक थे। किस सूफी संत ने किसको कृष्ण को औलिया के रूप में माना था? तो शाह मोहम्मद गौस। इस सूफी संत ने भगवान कृष्ण को औलिया के रूप में माना था। बारहमासा के रचयिता कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी बारहमासा के रचयिता थे। दारा सिकों द्वारा लिखित सिर अकबर शीर्षक के किस उपनिषदों सिर ए अकबर नामक शीर्षक के साथ उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया गया था? किसके द्वारा? दारा सिकों द्वारा लिखित था सिर ए अकबर। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना किसने की थी? तो रस खान ने किया था प्रेम वाटिका की रचना, जो कृष्ण भक्ति पर रचित काव्य है। निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से किस सुल्तान को इनकार कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था। आदि शंकराचार्य द्वारा जो स्थापित भारत में 4 पीठ हैं, वो कौन कौन पीठ हैं? पहला श्रृंगेरी पीठ जो शिव भगवान को समर्पित है और कहाँ स्थल? मैसूर में, राज है कर्नाटक। गोवर्धन पीठ बलभद्र और सुभद्रा को समर्पित है, जो है पुरी में, जो है राज्य उड़ीसा में। शारदा पीठ जो कृष्ण को समर्पित है, द्वारिका में, राज्य गुजरात में। और ज्योतिष पीठ विष्णु को समर्पित है, बद्रीनाथ यानी उत्तराखंड में। सनकादि संप्रदाय के वैष्णव संत निम्बार्काचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो अब ऐसे ही टॉपिक वाइज आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।